अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी से संबंधित कुछ ऐसी बातें जो इन दोनों सरकार के रडार पर हैं। विशेष तौर से जो ट्रस्ट गठित किए गए हैं, उन ट्रस्टों के कानून और प्रबंध से संबंधित बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको जानना जरूरी है, जिनके अभाव में हो सकता है हमको कोई बड़ी परेशानी में, कोई फाइनेंशियल पेनल्टी हमको हो जाए, या किसी तरह की हम परेशानी में, कानूनी विवाद में फंस जाएं। उससे बचने के लिए जरूरी है कि आप इन बातों को जाने, और इन सब बातों को बताने के लिए हमारे बीच में आदरणीय दयाशंकर शर्मा जी भाई साहब हैं, जो आपका मार्गदर्शन सदैव से करते रहे हैं, आप सबको बताते रहे हैं कि क्या क्या औपचारिकताएं आप पूर्ण करें। हम लोगों ने पत्र भी भेजे हैं, फिर भी आपकी जानकारी के लिए एक बार वो पुनः आपके बीच आ रहे हैं, और शक्तिपीठ से संबंधित आयकर, लेखा और कानून से संबंधी बात आपको बताएंगे आदरणीय दयाशंकर जी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत के हमारे परिजनों का हार्दिक स्वागत है। आप सबको प्रणाम। परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव परमनीय माता जी ने जो योजना बनाई, शक्तिपीठों की स्थापना की, उनका हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और उनके माध्यम से बहुत बड़ा काम मिशन का हो सकता है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने अभी आपके सामने सारी योजना की है, उन्हीं की उसी रूपरेखा के आधार पर हम आगे की बात बढ़ाएंगे। शक्तिपीठों की व्यवस्था के लिए दो प्रकार का तंत्र बना हुआ है। एक तंत्र है हमारा ट्रस्टों का, ये कानूनी तंत्र है सरकार की कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और दूसरा तंत्र है हमारा नैतिक संगठन का। दोनों के सहयोग के बिना काम नहीं हो पाता है। कानूनी आपूर्तियों का काम ट्रस्ट मंडल करे और गतिविधियों चलाने का काम, व्यवस्था बनाने का काम हमारा नैतिक संगठन करे, यही अपेक्षा यहाँ से की गई है। इसी कड़ी में व्यवस्था पर कुछ बातें हैं। जो भी निर्माण आपके यहाँ हुआ हो उसकी चिंता न करें, छोटा है अथवा बड़ा है स्थान है, पर वो साफ सुथरा होना चाहिए, सुसज्जित होना चाहिए। आगंतुक लोगों को, आने वालों को, लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ कुछ भिन्नता है, यहाँ अच्छा लगता है, देखने से भी अच्छा लगे, ऐसा होना चाहिए। सुंदर स्थान बना करके रखेंगे तो अधिक लोग वहाँ आना पसंद करेंगे। दूसरी बात है, वहाँ कुछ फुलवारी उद्यान वगैरह लगा करके सर्वोच्च मिशन के लिखे हुए रहे, बोर्ड फलक वगैरह लगे हुए रहे। इन सब के नमूने हम आपको देने जा रहे हैं। एक नई पुस्तक प्रकाशित हो रही है जिसका नाम है आदर्श शक्तिपीठ मार्गदर्शिका। उसमें सारी बातें विस्तार से रहेगी, आप उसको पढ़ें और उसके अनुसार काम करें। जो जो आवश्यकताएं आपकी वहाँ लगती हैं पत्राचार के संबंध में और पैम्फलेट के संबंध में और खाली फॉर्म के संबंध में, वो सभी फॉर्मेट उसमें दिया गए हैं। उनके आधार पर आप अपना काम कर सकते हैं। कोई क्या क्या योजना चलने वाली है, चलाना है आपको वहाँ से, उसके बारे में भी विस्तार से वर्णन है, और कैसे चलेंगी वो योजनाएं उसके बारे में भी उसका मार्गदर्शन उसमें पर्याप्त रूप से दिया गया है। शांति कुंज में जिस प्रकार से अभी श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने बताया, शांति कुंज 5 रूपों में है। देवालय है, आश्रम है, आरण्यक है, गुरुकुल है और तीर्थ क्षेत्र है। तो इसी का मिनी रूप शांति शक्तिपीठें बने, इसके लिए हमको प्रयास करना है। सही अर्थों में जन जागरण केंद्र बने ताकि लोग इसको शक्तिपीठ को अपनी आवश्यकता समझें, उपयोगिता समझें, ऐसा अपने शक्तिपीठ को बनाना है। इसके लिए शक्तिपीठ के विकास में 5 लोगों से 7 लोगों से काम नहीं चल पाता। ट्रस्ट में तो उतने ही लोग रहते हैं, 5, 7, 9 तो अधिक 11 लोग। तो इन लोगों से शक्तिपीठ का विकास संभव नहीं है, इसमें और भी लोगों की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए एक योजना बनाई गई है जो पहले भी आपको दी गई है। उसका नाम है 4 प्रकार की प्रबंधन समितियां। शक्तिपीठ के सारे कार्यों को 4 भागों में बांट दिया गया है। एक देवालय से, आश्रम से संबंधित, और दूसरा विधि और वित्त से संबंधित, तीसरा संगठन से संबंधित और चौथा आंदोलन से संबंधित। इन चारों प्रकार की प्रबंधन समितियां आप गठित कर लें अलग अलग, तो आपका बहुत बड़ा काम हो सकता है। 50 से लगा करके 100 लोगों का सहयोग इसमें मिल जाएगा। 100 परिजनों की शक्ति जब किसी शक्तिपीठ से जुड़ जाती है तो निश्चित रूप से उसका विकास होता है। तो इसलिए आप ये समितियां जरूर बनावें और परिजनों का सहयोग लें। परिजनों के सहयोग के बिना हमारी शक्तिपीठ का विकास संभव नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। इसी तरह से एक और कमेटी बनाई गई है जिसका नाम है कार्यकारिणी। कार्यकारिणी आपके यहाँ थिंक टैंक का काम करेगी। इसमें ट्रस्टी भी रहेंगे और परिजन भी रहेंगे।
जो 4 प्रबंधन समितियां हैं उसमें सारे ट्रस्टी एक एक, दो दो, तीन तीन की संख्या में बिखर करके रहें, लेकिन कार्यकारिणी में केवल 5 ही ट्रस्टी रहेंगे। वही ट्रस्टी दोनों में रहेंगे और 5 ट्रस्टी ही उनमें उसमें लेना है कार्यकारिणी में, और बाकी 8 परिजन रहेंगे जो चारों प्रबंधन समितियों से 2-2 लिए जाएंगे। इस तरह से ये कमेटियां बनेगी जो शक्तिपीठ के विकास के लिए सहयोग करेंगी। कार्यकर्ताओं को महत्व देंगे तो आपकी शक्तिपीठ आगे बढ़ेगी, अन्यथा नहीं बढ़ सकती है। किसी भी रूप में आप चाहे साधन सुविधाएं जुटाना चाहें या और कोई काम करना चाहें, तो कोई भी काम परिजनों के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए कार्यकर्ता को महत्व दें, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराएं। संगठन की जितनी इकाइयां हैं, विशेष रूप से मंडल जो धरातल की यूनिट है, उसको अधिक महत्व देना आवश्यक हो गया है, क्योंकि वो घर घर जन जन से जुड़ी हुई रहती है। उनको अपनी शक्तिपीठ से जोड़ करके रखें, सभी मंडलों को शक्तिपीठ से जोड़ करके रखें। वे आपके लिए न केवल साधन सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी बल्कि गतिविधियों को भी आगे बढ़ाएंगे और हर तरह से मदद करेंगी। इसलिए आप उनके लिए भी साधन सुविधाओं की व्यवस्था आप बनावे। वो आपके लिए इकट्ठा करेंगे, आप उनके लिए खर्च कीजिए। ट्रस्ट का पुनर्गठन समय समय पर कराते रहें, इससे ट्रस्ट में नवीनता बनी रहेगी। ऊर्जावान उत्साही कर्मठ कार्यकर्ता नए नए उस पर जुड़ते रहेंगे तो काम की गति बढ़ेगी। निश्चित रूप से उसमें जब तक परिवर्तन नहीं होता तब तक गति रुकी हुई रहती है। गति, विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि उसमें परिवर्तन होता रहे। इसलिए प्रति 3 वर्ष में ट्रस्टों के पुनर्गठन की व्यवस्था यहाँ से बनाई गई है और यहाँ से उसमें पर्याप्त मार्गदर्शन रहता है। आप अपने यहाँ के लिए कोई बात नहीं चाहते हो तो वो भी अपने पत्र में लिख करके भेजें, उसके अनुसार मार्गदर्शन आपको यहाँ से दिया जाएगा। अभी कुछ कानूनी बातों की चर्चा यहाँ करते हैं। कानून तो बहुत सारे हैं, राज्य शासन के भी होते हैं, केंद्र शासन के भी होते हैं, और उसके अलावा उसमें राज्य शासन के और केंद्र शासन के नियमों में भी कई प्रकार की विभिन्नताएं हैं। जीएसटी का नियम है, आयकर का नियम है, उसमें आयकर में बहुत सारे नियम है। उसमें दान प्राप्ति का नियम अलग है, भुगतान का नियम अलग है, टीडीएस का नियम अलग है, पंजीयन का नियम अलग है। तो कई प्रकार के ऐसे नियम हैं, तो उसका भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। हमारे परिजन ज्यादातर कानूनों से अनभिज्ञ रहते हैं और इस कारण से वो पिछड़े हुए रह जाते हैं, उसमें उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। अभी हमने 3-4 साल से लगातार सभी लोग शक्तिपीठों को इस संबंध में जागरूक करते चले आ रहे हैं। ऐसे तो प्रतिवर्ष आपको क्या करना है उसका एक पत्र फरवरी मार्च में हर साल निकलता है यहाँ से, जो उसको लगभग 10 साल से ज्यादा हो गए निकलते, लेकिन अभी तक लोगों ने उस बात को महत्व नहीं दिया है अधिक। लेकिन अब ये आवश्यक इसलिए हो गया कि इसमें जितना टैक्स लगना है उसका ब्याज, उस पर पेनल्टी पर भी ब्याज, और उसके अलावा एक नियम और आने वाला है, शायद ये आ गया है अभी, जिसमें दंड का भी विधान है, जेल भी भेजा जा सकता है। तो ट्रस्टियों को सावधान रहना चाहिए कि ऐसी कोई स्थिति बनी तो हमारा मिशन बदनाम होगा। मिशन को बदनामी से बचाने के लिए जरूरी है कि आप कानूनी खानापूर्ति बराबर करते रहें। आयकर विभाग में पंजीयन कराना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए आपको पैन कार्ड, पैन नंबर पहले प्राप्त कर लें। पैन नंबर के बाद आप ऑडिट करा लें अपने शक्तिपीठ के हिसाब किताब का, ऑडिट बोर्ड और आयकर विवरणी, ये तीनों बातें भर करके दे दें। उसके साथ में भूमि और ट्रस्ट के कागजात लगा दें और ट्रस्ट की क्या उद्देश्य है उसका एक संक्षेप में यहाँ से बना करके इस पुस्तक में डाल दिया गया है। आप उसके आधार पर अपने बना लेंगे या उसी की कॉपी करके लगा देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। इससे आपको पंजीयन में सुविधा रहेगी। कुछ बातें और भी है छोटी छोटी जिनको कुछ बातें छोटी छोटी और भी हैं उसके साथ में जुड़ी हुई, जो आपका सीए है उसका आपको गाइड कर देगा। सीए समझदार व्यक्ति, किसी समझदार व्यक्ति को, कानून के जानकार व्यक्ति को बनाने तो आपको गुमराह नहीं करेगा और सही बातें बताएगा और आपका पंजीयन आसानी से हो जाएगा। पंजीयन के बाद में इसका अब नवीनीकरण भी आवश्यक हो गया। ये इसी साल से नियम लागू हुआ है कि पहले 12A में पंजीयन होता था, अब वो पंजीयन 12AB में होगा। पहली बार पंजीयन 3 साल के लिए होगा जिन्होंने पहले कभी पंजीयन नहीं कराया है, और उसके बाद नवीनीकरण जो होगा वो नवीनीकरण रिन्यूअल उसका ट्रस्ट का पंजीयन का वो 5 साल के लिए होगा। और जब ट्रस्ट के जिन ट्रस्टों ने ATG ले रखा है उनको भी इस साल रिन्यूअल कराना जरूरी है। उनका नवीनीकरण 3 साल के लिए होगा। पहले भी ये नियम था सरकार का, बीच में उन्होंने लंबे समय के लिए कर दिया था, लेकिन अभी उस नियम को फिर से लागू कर दिया गया है। तो इस बात का ध्यान रखें।
जिनका पंजीयन नहीं हुआ है उनको पंजीयन कराना है, उनका पंजीयन 3 साल के लिए होगा, अगली बार जब नवीनीकरण होगा 5 साल के लिए होगा। लेकिन जिनका पंजीयन हो चुका है उनको भी नवीनीकरण कराना बहुत जरूरी है। एटीजी वाले आपने इसमें सावधान रहें, उनके लिए 31 दिसंबर की तारीख आखिरी है। अपने सीए से संपर्क करें, कागजात लेकर के पहुंचे और तुरंत इसका एटीजी के का पंजीयन का नवीनीकरण करा लें। आवश्यक फाइलें पत्राचार जितने भी होते हैं अपने आयकर विभाग से या शासन से, शांतिकुंज से, उनको आप संभाल करके रखें तो आपको आगे गाइडेंस मिलती रहेगी। जहां कहीं भी आपको कोई कठिनाई आती हो, जहां कहीं भी आपको कुछ असमंजस बन रहा हो या कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप तुरंत शांतिकुंज से संपर्क करें। इधर उधर के लोगों से पूछने से आपको वो गुमराह भी कर सकते हैं या गलत बात बता सकते हैं। जो जिसकी जानकारी उनको नहीं है उस पर भी वो लोग मार्गदर्शन देने लग जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके कारण से आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए अच्छा तो ये है कि आप हर बात के लिए जहां भी कोई शंका हो, जहां भी कोई असमंजस हो, जहां भी कोई संकोच हो, जहां भी कोई कठिनाई आती हो, आप तुरंत शांतिकुंज से संपर्क करें। यह एक ऐसी टीम बना दी गई है जो आपको सटीक और सही मार्गदर्शन प्रदान करेगी हर क्षेत्र में। इसी के साथ ट्रस्ट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है मिनट बुक। मिनट बुक का उपयोग ट्रस्ट मंडल को अधिक से अधिक करना चाहिए। ये एक कानूनी दस्तावेज है और इसी के आधार पर ट्रस्ट मंडल को काम करने का अधिकार प्राप्त होता है। एक अधिकार तो ट्रस्ट के पंजीयन से हो जाता है। ट्रस्ट मंडल में जो उद्देश्य लिखे हैं उनको ट्रस्ट मंडल को पूरा करना का है, लेकिन पूरा करेंगे कैसे, उन उद्देश्यों को प्राप्त कैसे करेंगे, उसके लिए जरूरी है कि वो मिनट बुक में प्रस्ताव पारित करें। हर बात के लिए आपको प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। जमीन लेना है तो प्रस्ताव पारित कीजिए, बिल्डिंग बनाना है प्रस्ताव पारित कीजिए, प्राण प्रतिष्ठा कराना है प्रस्ताव पारित कीजिए, प्रफुल्ल संस्थान के लिए प्रस्ताव पारित कीजिए, सामान खरीदना है तो प्रस्ताव पारित कीजिए, और उसके अलावा परिवारक की नियुक्ति के लिए भी प्रस्ताव पारित कीजिए। ट्रस्ट में कोई परिवर्तन करना है तो प्रस्ताव पारित कीजिए। कोई भी नया काम करना है आपको तो उसके लिए आपको ट्रस्ट मंडल में प्रस्ताव पारित करना बहुत जरूरी है। उसके अभाव में आपका किया हुआ काम कोई भी वैधानिक नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखें। ट्रस्ट की मीटिंग में सभी ट्रस्टीगण रुचि पूर्वक भाग ले, नहीं तो उनका ट्रस्ट में रहने का कोई औचित्य ही नहीं है। अगर वो रुचि नहीं लेते हैं तो ऐसे लोगों को बदल दिया जाना चाहिए। नए उत्साही कर्मठ कार्यकर्ताओं को ट्रस्ट में रखें ताकि वे रुचि पूर्वक काम करें और शक्तिपीठ को आगे बढ़ाने में मदद करें। एक और डॉक्यूमेंट है जो कानूनी है, उसका नाम है स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको अपने स्थायी और अस्थायी संपत्ति के स्टॉक रजिस्टर अलग अलग अवश्य मेंटेन करके रखना चाहिए। और 31 मार्च के पूर्व 3 काम आप कर लें। 31 मार्च के पूर्व आप 3 काम कर लें। एक काम तो है बजट बनाने का, अगले वित्तीय वर्ष का बजट बनाएं। दूसरा काम है आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति का, और तीसरा काम है स्टॉक रजिस्टर अपडेट करने का। ये तीनों काम 31 मार्च तक हो जाना चाहिए। 31 मार्च के बाद तो फिर ऑडिट रिपोर्ट होगी, आयकर विवरणी दाखिल की जाएगी, तो उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, तो उसमें आप लग जाएंगे हिसाब किताब बनाने में, तो उसमें लग जाएगा। तो इसके साथ ही आप बात कर रहे हैं भूमि संबंधी। भूमि में तो बहुत सारे परेशानियां रहती है, बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारे नियम कायदे हैं, उन सब का पालन लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये आप इतना भर ध्यान रखें, भूमि का स्वामित्व तो स्पष्ट होना चाहिए। वो हमारा जो ट्रस्ट बना हुआ है शक्तिपीठ का, उसके नाम से भूमि होना चाहिए। जो ट्रस्ट का नाम है उसी नाम से भूमि प्राप्त की जानी चाहिए, और वो सब रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है कि सब रजिस्ट्रार की यहाँ जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है वही पक्की रजिस्ट्री मानी जाएगी, वही पक्का डॉक्यूमेंट माना जाएगा। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। लेकिन जमीन के संबंध में कुछ और बातें भी हैं जिनको भी वैध माना गया है, जैसे लीज डीड है, शासन का दिया हुआ पट्टा है, या कोई आवंटन पत्र है, अलॉटमेंट लेटर, तो उसको भी सही मान लिया जाता है। उसके आधार पर भी आप भूमि प्राप्त करके अपने उस भूमि पर काम कर सकते हैं। बिना कोई पक्का डॉक्यूमेंट लिए किसी भी जमीन पर निर्माण नहीं करें, और कोई अवैध कब्जे की हुई जमीन पर भी कभी भूल कर भी निर्माण न करें। आगे जाकर कोई बड़ी विसंगति, बड़ी कठिनाई आ सकती है, उससे बचने के लिए ये जरूरी है। और इसके साथ साथ हमारा मिशन भी बदनाम होता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। अभी लेखा संबंधी कुछ नियम है। एक तो है, सबसे पहली बात तो है कि ट्रस्ट मंडल को रसीद बुक चाहिए। बिना रसीद बुक के ट्रस्ट मंडल काम कैसे करेगा? तो रसीद बुक हमारी
आकर्षक छपी हुई हो और वैध छपी हो। वैधतापूर्ण वैध रसीद बुक कौन सी होती है? जिसमें दानदाता का पूरा नाम पता लिखा हुआ हो, उसका पैन नंबर भी लिखा हुआ हो, राशि स्पष्ट रूप से लिखी हुई हो और दानदाता के हस्ताक्षर भी उस पर हो, दान प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर भी उसके ऊपर हो। लेकिन उसके अलावा और भी कुछ बातें हैं, जैसे ट्रस्ट का पंजीयन नंबर भी उसमें लिखा हुआ आना चाहिए, उसके अलावा ट्रस्ट का पैन नंबर भी उस पर लिखा हुआ आना चाहिए, उसके अलावा आयकर विभाग में जो आपने पंजीयन कराया है तो उसका नंबर और तारीख भी लिखी हुई होना चाहिए। और उसके अलावा अगर आपने एटीजी प्राप्त किया है तो एटीजी के बारे में भी विस्तार से जानकारी उसमें होना चाहिए। एटीजी के पंजीयन क्रमांक कितना है, उसकी वैधता तिथि क्या है, ये सब उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। तब ये आपकी रसीद प्रामाणिक और सही मानी जाएगी। ऐसी ही रसीदों का उपयोग आप करें। रसीद बुक उतनी ही छपावें जितनी एक वित्तीय वर्ष में आप खर्च कर सकते हैं। प्रति वर्ष 1 अप्रैल से आपको नई रसीद बुक प्रारंभ करना पड़ेगी, ये नियम आया है। इस नियम का आप पालन करेंगे तो आप सुखी रहेंगे। तो अच्छा तो ये है कि अगर आपने ज्यादा रसीद बुक छपा ली है तो उस पर आप कोई नंबर नहीं डालें। रसीद बुक पर नंबर हर साल अलग अलग डालते रहें, तो उसमें आपको वो रसीद बुकों का बड़ा स्टॉक भी होगा, तो आगे उसका उपयोग आप कर सकेंगे। कैश बुक भी उसका उपयोग भी करें। एक कच्चा रजिस्टर रखें जिसमें प्रतिदिन का हिसाब किताब नोट करते रहें। उसके आधार पर आप कैश बुक में एंट्री करें। कैश बुक में एंट्री साफ सुथरी होना चाहिए, इसलिए कैश बुक में एंट्री उसके आधार पर करें, उसमें वे आवे कभी न रहे। और कैश बुक्स पे फिर आप लेजर में एंट्री करें। लेजर में क्या हेड होना चाहिए, कैश बुक कैसी होना चाहिए, कैश बुक, स्टॉक रजिस्टर और अपना ये 3 चीजें जो है वो बाजार में आसानी से मिल जाती है। कैश बुक, लेजर और स्टॉक रजिस्टर, ये छपी हुई मिलती है बाजार में, उनका उपयोग कर लेंगे तो आपको उसमें बनाना नहीं पड़ेगा। और हेड हम आपको किताब में छाप करके दे रहे हैं। लेजर के हेड क्या रहेंगे, कैश बुक कैसी रहेगी, बैलेंस शीट कैसी बनेगी, आयव्यय खाता कैसा बनेगा, वो सारे सबके नमूने उसमें दिए जा रहे हैं। लिफाफा कैसा होना चाहिए, लेटर हेड कैसा होना चाहिए, रसीद बुक कैसी होना चाहिए। और उसके अलावा उसमें प्रमाण पत्र भी लेना पड़ता है कॉर्पस फंड में, तो प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी सारे फॉर्मेट उस किताब में दिए गए हैं। वो पुस्तक आने के बाद आप उसको गंभीरता पूर्वक पढ़ें, समझें और आपस में उस पर विचार विमर्श करें और उसके अनुसार काम करेंगे तो आपकी शक्तिपीठ निश्चित रूप से आदर्श शक्तिपीठ के रूप में बन जाएगी, विकसित हो जाएगी। सीए की ऑडिट रिपोर्ट की एक प्रति आप शांति पूजा से भेजें। आयकर विवरणी आपने दाखिल की है तो उसकी प्रति भी शांति कुछ भेजें। उसके आधार पर आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा कि आपको आगे इसमें क्या करना है, या कोई विसंगति इसमें है ऑडिट रिपोर्ट में तो वो भी उजागर कर दी जाएगी। उसका पत्र बना करके आपको भेजा जाएगा। उस पत्र में जो लिखा हुआ हो वैसा आपने सीए से मिल करके उसमें सुधार कर लें ताकि आगे कोई विसंगति उत्पन्न नहीं हो। हमारी बात अब यही समाप्त होती है। आगे की बात भाई साहब स्वयं करेंगे, उसका ध्यानपूर्वक सुने। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और अभी आपने देखा कि कानून और लेखा से संबंधित, आयकर से संबंधित कौन कौन सी बातें आपको अनिवार्यता पूरी करनी है। मैं आपको थोड़ा सा संकेत करना चाहता हूं। अगर विगत दिनों अभी उत्तर प्रदेश में एक घटना घटी, हमारे एक शक्तिपीठ को लगभग 4 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो ये कारण था कि वो समय से अपनी औपचारिकताएं पूर्ण नहीं कर रहे थे, रिटर्न फाइल नहीं कर रहे थे। इसलिए भी आपको सजग रहने की आवश्यकता, डरने की आवश्यकता नहीं है, भय करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी कानूनी औपचारिकताएं सहज पूरी करें तो आप दीगर कामों में बहुत निश्चिंत होकर के आप लग सकते हैं। इसलिए जैसा भाई साहब ने बताया, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपर्क बनाए रखें, कोई अपना परिजन जो इस क्षेत्र में एक्सपर्ट हो उनको अपने साथ जोड़ लें तो ये काम सहज हो सकता है। इन कानूनी औपचारिकताओं को, लेखा संबंधी बातों को पूर्ण करते चलेंगे। आइए अब एक नए विषय की ओर हम चलते हैं जिसकी चर्चा इन दोनों आप सुन रहे हैं। आदरणीय चिन्मय भैया का आपने लेक्चर भी सुना होगा, आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार। तो आपके द्वार हरिद्वार आ रहा है, उसका मूल ध्येय कारण यह था कि इस बार का कुंभ बहुत ही फीका होगा क्योंकि लोगों को आने की अनुमति नहीं कोरोना के कारण। ऐसी स्थिति में क्या ये विचार किया गया क्या हम कुंभ को ही लोगों तक घर घर पहुंचा दें? तो कुंभ हरिद्वार आपके द्वार कैसे आ जाए, इस पर एक बड़ी विस्तृत चर्चा हुई
और उसका एक प्रारूप तैयार हुआ है, जिसके लिए इन दोनों अभी गंगाजली बन रही है, यहाँ पुस्तकें प्रिंट हो रही हैं, देव स्थापना के चित्र छप रहे हैं, ये सारा काम चल रहा है। तो इससे संबंधित एक संपूर्ण जानकारी जो सब हमारे जोन के हमारे और भी भाई बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र जोन के भाई साहब लोग बैठे हैं, साथ ही मध्य जोन के हैं और हमारे दक्षिण प्रांत से जुड़े हुए सभी प्रांतों के हमारे प्रतिनिधिगण यहाँ हैं। तो आइए आदरणीय मैं योगेंद्र गिरी जी से निवेदन करता हूं कि वो इस विषय को आपके सामने रखें। इस आज के दिन हमारे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत के समस्त परिजनों को हम सब की ओर से सादर प्रणाम। एक मुख्य विषय है जिस पर आज चर्चा की जाना है। वैसे तो आपको इसके बारे में समय समय पर बताया गया है, लेकिन किस तरह से हमें क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है, किस प्रकार से रणनीति होगी, यह जो शांति कुंज स्वर्ण जयंती और हरिद्वार कुंभ एक अद्भुत संयोग बनने जा रहा है। और जैसा कि आदरणीय दुबे जी भाई साहब ने बताया है कि एक कोविड-19 वैश्विक महामारी के समय एक मन था आप सभी का कि आप इस अद्भुत हरिद्वार महाकुंभ में यहाँ आते और यहाँ आने के बाद आप गंगा का दर्शन करते, गंगा में स्नान करते और गुरुधाम के पावन धाम में आकर पुण्य का लाभ लेते। लेकिन एक ऐसी स्थिति विनिर्मित हुई है कि आप यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि स्थानीय प्रशासन का भी निर्णय ये है कि यहाँ पर साधु संत अखाड़े यही लोग स्नान कर पाएंगे और बाकी सदस्य इससे वंचित रहेंगे। तो श्रद्धेय डॉक्टर साहब और दीदी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में, साथ ही परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के शुभ संरक्षण में एक कार्यक्रम बनाया है, आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार, हर हर गंगे घर घर गंगे गायत्री। और इसको माध्यम बनाया है हमारे वो समर्पित नैष्ठिक परिजन जिनको ये उत्तरदायित्व सौंपा जा रहा है। क्योंकि इस कार्यक्रम के साथ ये जो अभियान का लक्ष्य है, इसमें और भी बातें इसको थोड़ा है, जिसमें शांति कुंज स्वर्ण जयंती वर्ष 2021 को भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो कुंभ महापर्व 2021 के अवसर पर आपको ग्राम ग्राम और घर घर तक परम पूज्य गुरुदेव का युग संदेश पहुंचाना है। 2026 के मिशन आदर्श शक्तिपीठ के लिए आधार तैयार करना है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी आपको अभी दी जाएगी आदरणीय दुबे जी भाई साहब के द्वारा। और अनुयाज के क्रम में जब आप ये सब कार्यक्रम संपन्न कर चुके होंगे, अपना घर घर जाने के बाद, अपना युग संदेश पहुंचाने के बाद, उन्हीं घरों को लक्ष्य बनाकर ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ उपासना का विस्तार भी हमको करना होगा। आगे हमारा ये जो कार्यक्रम है वो 14 जनवरी 2021 से प्रारंभ होगा और कुंभ के अंतिम स्नान दिनांक 27 अप्रैल 2021 तक चलेगा। और यहाँ से भी प्रयास यह किया जा रहा है एक कि हमारे यहाँ से केंद्रीय टोलियाँ आपके बीच में जोन, उपजोन और उपजोन के मार्ग में पड़ने वाले जिलों पर भी वो टोलियाँ जाकर आपको मार्गदर्शन करेगी। तो इसकी योजना भी बन चुकी है और वो केंद्रीय टोलियाँ यहाँ से बहुत जल्दी रवाना होगी। उसकी तारीख आपको यहाँ से बता दी जाएगी। साथ ही ये जो संपूर्ण कार्यक्रम है संपूर्ण प्रदेशों में, पूरे भारत भर में, अपितु पूरे विश्व में, पूरे जोनल केंद्र जो है हमारे 25 और इस योजना का केंद्र होंगे और 100 से अधिक उपजोन ये वो केंद्र जिसके अंदर जिलों को सम्मिलित किया गया है, उनको केंद्र बनाकर उनके माध्यम से, साथ ही हमारे जो ये केंद्र है जिसमें सक्रिय समर्थ हमारी कुल 3000 शक्तिपीठों का चयन किया गया है। और उन 3000 शक्तिपीठों के माध्यम से प्रारंभिक लक्ष्य जो रखा गया है वो यह है कि प्रत्येक शक्तिपीठ, प्रत्येक हमारी पीठ, प्रत्येक संस्था जो हमारी है वह 11 ग्रामों का चयन करेगी और उन 11 गांवों के 24 घरों को
पूर्व से चिन्हांकित करेगी, जहां पर हमारे गंगाजली और देव स्थापना का क्रम संपन्न होना है। तो मैं ये बता दूं आपको कि जो अभी हम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत की जो बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के 11 उपजोन और 52 जिलों को केंद्रित किया गया है। साथ ही महाराष्ट्र के 4 जोन, 13 उपजोन, और इस तरह हम नहीं, पीछे 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 मैं बता दूंगा, वहीं पे आ जाना जहां पे पहले आगे बढ़ा पीछे का। तो हमारे जो महाराष्ट्र के 4 जोन, 13 उपजोन और 51 जिले, इसमें हम लोग केंद्रित करेंगे। साथ ही दक्षिण भारत की 1 जोन, 7 उपजोन के माध्यम से हमारे जो 11 उनके यहाँ उपजोन हैं, उनके माध्यम से 118 जिलों पर केंद्रित प्रति यह कार्यक्रम चलेगा। इस तरह मध्य प्रदेश में करीब 577 केंद्रों के माध्यम से और महाराष्ट्र में करीब 118 केंद्रों के माध्यम से और दक्षिण भारत के सशक्त 11 केंद्रों के माध्यम से संपूर्ण प्रदेशों में यह कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। आप सभी को इसमें यह ध्यान रखना है कि जो 24 घरों का आपको जोड़ना है वो नवीन घर हो। न्यूनतम 24 नए घरों का चयन आपको किया जाना है और इन 24 घरों का जब आप चयन कर लेंगे तो यहाँ से एक किट प्रदाय की जाएगी, जो हमारी केंद्रीय टोली आपको मार्गदर्शन देगी। और उस किट के अंदर एक गंगाजली होगी, एक देव स्थापना का चित्र होगा, एक देव परिवार संकल्प पत्र होगा और गायत्री यज्ञ उपासना पद्धति होगी का एक पुस्तक होगी। कुंभ एवं महात्म में जो शांतिकुंज द्वारा यहाँ पर तैयार की जा रही है वो शीघ्र ही आपके पास उपलब्ध करा दी जाएगी। जोन तक सामग्री जो पहुंचेगी उसका क्रम इस प्रकार से रहेगा कि यहाँ से हमारी मातृ संस्था के माध्यम से जोन और उपजोन तक हम यह किट आपकी मांग अनुसार यथा समय उपलब्ध करा देंगे। और फिर जो आपके माध्यम से, उपजोन के माध्यम से, जिलों के माध्यम से जो हमारी शक्तिपीठों का आपने चयन किया है जो केंद्र के रूप में काम करेगी, वो प्रज्ञापीठ भी हो सकती है, शक्तिपीठ भी हो सकते हैं। और जिन क्षेत्रों में शक्तिपीठ और प्रज्ञापीठ नहीं है वहाँ हमारे प्रज्ञा मंडल हो सकते हैं, महिला मंडल हो सकते हैं, युवा मंडल हो सकते हैं, अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी के मंडल हो सकते हैं और साथ ही हमारे सक्रिय परिजन भी हो सकते हैं, समर्थ सक्रिय परिजन भी हो सकते हैं जो इसका दायित्व ले सकते हैं। इस प्रकार से पूरे भारत का जो एक लक्ष्य रखा गया है वो करीब 3000 संस्थान, जिनके माध्यम से 11 गांवों का चयन किया जाएगा और उनके माध्यम से 24 घरों तक हम पहुंचेंगे और इस प्रकार कुल 10 लाख नए घरों में आपके माध्यम से ये कार्य संपन्न होना है। प्रारंभिक लक्ष्य जो हमारे अपने भाइयों ने आप ही के द्वारा चर्चा के उपरांत हमारे जोन, उपजोन और जिला समन्वयक, हमारे युवा भाइयों सबसे चर्चा करने के बाद एक संकल्प प्रारंभिक प्रथम चरण में जो उभरा है वो मध्य प्रदेश में करीब 1,32,000 का है, महाराष्ट्र में करीब 60,000 से अधिक और दक्षिण भारत में 24,000 से ज्यादा। ये संकल्प प्रारंभिक है, ये बढ़ सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपको अभी से प्रारंभ कर देना है ताकि हम यथा समय आपकी मांग आप यहाँ उपलब्ध करा दें ताकि सामग्री आपके पास यथा समय पहुंच सके। आपको अलग से स्थानीय स्तर पे किसी भी प्रकार की किट तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। आप जितनी मांग देंगे उसकी मांग की पूर्ति यहाँ से की जाएगी। ऐसा भी मन है कि जो प्रक्रिया अंतर्गत जो जिस तरह से कार्य करना है उसमें लगभग हर सक्रिय जिले में एक एक ज्ञान रथ है, जैसा कि आपके द्वारा जानकारी यहाँ पर दी गई है। जहाँ ज्ञान रथ है वहाँ ज्ञान रथ कार्य करेंगे, जहाँ नहीं है वहाँ आपको बनाना है और इसके माध्यम से पूरे क्षेत्र में जो आप 11 गांव 24 घर का चयन करेंगे उन घर घर तक आपको इस रथ को ले जाना है और इस रथ के ऊपर एक गंगा अमृत कुंभ भी आप स्थापित कर लें ताकि क्षेत्र में वो प्रक्षेत्र जब भ्रमण करें, घर घर जाए तो उसका पूजन का क्रम भी आप इसके माध्यम से संपन्न करा सकते हैं। ये जो किट है इसमें महत्वपूर्ण एक देव स्थापना संकल्प पत्र भी आपको दिया जा रहा है। ऐसा ना हो कि हमने 11 गांवों का चयन किया,
उन 24 घरों का भी चयन किया और स्थापना कर दी। गंगा जल और देव स्थापना का क्रम संपन्न हो गया और हम भूल जाए। इस बार आपको यह भी करना होगा कि देव स्थापना संकल्प पत्र में परिवार का विवरण भी लेना है। वो जो परिवार का विवरण आप उस देव संकल्प एक कराएंगे, ताकि वो जो परिवार है वो देव परिवार निर्माण के अनुशासन को अच्छे से समझ सके, नियमित उपासना का क्रम उस घर में प्रारंभ हो सके, सरल साधना विधि किस तरह से गायत्री की करते हैं वो जान सके, और स्वाध्याय इत्यादि का परिचय आपके माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें देना होगा। और यही जो परिवार होंगे आगे आने वाले समय में, आपके मंडल के परिजन भी होंगे, मंडल के सदस्य भी होंगे, इनको उससे भी जोड़ा जा सकता है। और इसके बाद जो 20 मई को एक दिन में ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ का जो यज्ञ संपन्न कराना है, 26 मई को जो के दिन जो आपको इसमें ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ का संपन्न करना है, ये डेट आपको दे दी जाएगी। तो इस यहाँ प्रमुखता, ये जो नवीन घर है इनको केंद्रीकृत करके आपको ये क्रम भी संपन्न करना है। इन्हीं परिवारों में आप आगे जाकर गुरुदेव के अनुसार समय दान की प्रेरणा उभारेंगे कि ये मिशन को किसी न किसी रूप में अपने सामर्थ्य, अपने ज्ञान, अपनी अभिरुचि के अनुसार अपने अपने क्षेत्रों में समाधान करें। और नियमित अंशदान हेतु इन्हीं घरों में हम धर्मघट और ज्ञान घट भी स्थापित करेंगे। इन परिवारों को आप अपने जो केंद्र है, शक्तिपीठ है, प्रज्ञापीठ है, समीपवर्ती इन ग्रामों के, तो इन परिजनों को आप पर्व और संस्कार, जब हमारे शक्तिपीठों पर गायत्री जयंती, गुरु पूर्णिमा, बसंत पर्व जो हमारे प्रमुख पर्व हैं, और समय समय पर हमारे जो कार्यक्रम क्षेत्र में होते हैं, उन पर आप इन्हें सादर आमंत्रित करेंगे। साथ ही जो हम 11 गांव चयन करेंगे, केवल चयन करने से काम नहीं चलेगा, उन प्रत्येक ग्राम में घर घर गोपालन संवर्धन हो, इसके बारे में हम संदेश देंगे, जागृत करेंगे। पुराने पूर्वजों ने जहां पर सरोवर बने हुए हैं, निर्मित सरोवर हैं, जिनकी साफ सफाई, घरीकरण का कार्य श्रमदान के माध्यम से नियमित वर्ष में एक बार हम जरूर वहां करेंगे। वृक्ष गंगा अभियान जो हमारा पूरे देश में चल रहा है, ये सफल अभियान है हमारा, और इसमें इन्हीं परिवारों के माध्यम से आप संकल्प दिलवाएंगे हरितिमा संरक्षण करने का, कि घर का प्रत्येक सदस्य अपने जन्मदिन, विवाह दिवस पर कम से कम एक वृक्ष लगाए। खाली जो भूमि है, सामुदायिक भूमि है, वहाँ के स्थानीय जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं, उनके माध्यम से आप लोग एक वृक्ष लगाने का बहुत अच्छा कार्यक्रम संपन्न करें। हमारे जो विद्यालयों में जो बच्चे हैं, जो गांव के बालक बालिकाएं जो हैं, वो युग ऋषि के साहित्य से भली भांति परिचित हो, तो उन विद्यालयों में हम युग ऋषि का साहित्य स्थापित करें और उन्हें श्रेष्ठ नागरिक निर्माण की प्रेरणा देते हुए ये कार्यक्रम को आपको संपन्न करना है। साथ ही ये जो अभियान प्रारंभ होगा, इस अभियान के से आपको जहां संपर्क करना है, हमारे जो परिजन है, जो सदस्य काम कर रहे हैं, वो अभियान में समन्वय और मदद के लिए जो शक्तिपीठ केंद्र होंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जो संपूर्ण क्षेत्र में जिन केंद्रित करके जिन जिन प्रज्ञापीठ और शक्तिपीठों के माध्यम से जिन संस्थाओं को हम चिन्हांकित करेंगे, जो आपका प्रथम दायित्व होगा अभी कार्य के प्रारंभ के दौरान, उन शक्तिपीठ संगठन कार्यालय, हमारे क्षेत्रीय जो जोन, उपजोन और हमारे जो युवा प्रकोष्ठ के प्रांतीय कार्यालय हो या जिला कार्यालय हो, उन सब से आप संपर्क कर सकते हैं और ये सभी भाई आपको मार्गदर्शन देंगे और सभी भाई सक्रियता के साथ आपके साथ होंगे। अंचल और उपांचल स्तर पर कार्यक्रम के संचालन हेतु कार्यकर्ताओं की विस्तृत संगोष्ठी हेतु यहाँ से केंद्रीय टोली, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया है, ये भेजी जा रही है, जो संपूर्ण रूप से आपको प्रशिक्षित करेगी, मार्गदर्शन देगी, पूरे संपूर्ण कार्य योजना के बारे में आपको बताएगी कि किस तरह से हमको क्षेत्र में कार्य करना है। वह प्रशिक्षण और साथ ही किट का वितरण भी करेगी। जो प्रशिक्षण है आपको प्राप्त करने के बाद
जो स्थानीय स्तर पे जो केंद्र बना रहे हैं आप, प्रज्ञापीठ, शक्तिपीठ, हमारे समर्थ जो परिजन हैं, सक्रिय परिजन हैं, हमारे युवा भाई हो, बहनें हो, सारे सब मिलजुल कर उनको प्रशिक्षण देने का काम हमारे उपजोन, हमारे जो जिला संयोजक हैं और जो जिला युवा प्रकोष्ठ के हमारे साथी हैं, वो सब मिलजुल कर वो टोली जो घर घर जाके इस कार्यक्रम को संपन्न करेगी उसे अच्छे से प्रशिक्षित करेगी। समय समय पर जो प्रज्ञा अभियान पाक्षिक, और मैं भी यहाँ से एक संपादकीय निकलेगा, वो देखो पीछे, अखंड ज्योति के माध्यम से भी समय समय पर आप सबको अपनों से अपनी बात के क्रम में संपूर्ण कार्यक्रम की एक कार्य योजना प्रस्तुत की जाएगी। और जब ये सब कार्यक्रम आप बहुत अच्छे से संपन्न कर लेंगे, तब यहाँ से गुरुधाम से एक आशीर्वाद पत्र सॉफ्ट कॉपी में आप सभी के पास पहुंचाया जाएगा। तो फिर से मैं एक बहुत संक्षिप्त में दोहरा दूं कि जो हमारे अभी महाराष्ट्र, दक्षिण भारत और मध्य प्रदेश के जो हमारे सभी परिजन यहाँ जुड़े हुए हैं, उन्हें थोड़ा सा संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हमारे महाराष्ट्र के जो 4 जोन हैं और उसके जो 13 उपजोन है जो 51 जिलों पर फोकस करेंगे, केंद्रित करेंगे। दक्षिण भारत के हमारे जोन और 7 उपजोन है जो कि 118 जिलों में यह कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। और मध्य प्रदेश के 1 जोन 11 उपजोन मिलाकर 52 जिलों को फोकस करेंगे। और इसमें एक बहुत अच्छी बात आपको ध्यान में ये रखना है कि जो सक्रिय समर्थ शक्तिपीठ है, सक्रिय समर्थ हमारी प्रज्ञापीठ है, उसको अभी से आप चिन्हांकित कर लिया। आपके पास आपको हमने यहाँ से जानकारी अपने अपने उपजोन वार दी जा चुकी है। आप उसमें से वो कौन शक्तिपीठ होंगे, वो कौन से प्रज्ञापीठ होंगे, या वो कौन सा प्रज्ञा मंडल होगा जो इस कार्य को अपने माध्यम से उन 11 गांवों के 24 गांवों में करेगा। तो एक सूत्र है कि हमारा 11 गांव, प्रत्येक पीठ संस्था, 24 घर, इस तरह से आपको 264 घरों में देव स्थापना सह गंगा जली स्थापित करना है, ये क्रम होगा। तो 264 आप लक्ष्य 300 का रखें ताकि 264 कम से कम आपका पूरा होगा। तो ये क्रम आपके माध्यम से बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि विगत दिनों आपने आपदा प्रबंधन में भी, चाहे महाराष्ट्र हो, हमारे दक्षिण भारत और हमारे मध्य प्रदेश के भाई हो, परिजन हो, जिन्होंने बहुत अच्छे से कार्य किया है। विगत ग्रह ग्रह गायत्री की उपासना का क्रम भी आप सभी के माध्यम से बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है। तो हम ये चाहेंगे कि यह जो कार्यक्रम है, यह भी परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, परम श्रद्धेय दीदी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से आप सब अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे से संपन्न करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। शर्मा जी आप कुछ बोलो। अब हमारे दक्षिण भारत प्रांत से संबंधित जो भी भाई बहन जुड़े हैं, उनके लिए हमारे आदरणीय भाई उमेश शर्मा जी आपसे संक्षेप में कुछ बात कहेंगे। उसके उपरांत आदरणीय हमारे के महाजन जी भी 5 मिनट अपनी बात रखेंगे। तत्पश्चात समापन की ओर हम बढ़ेंगे और एक महत्वपूर्ण विषय मैं आप सबके बीच रखूंगा। ये जो संयोग बना है कुंभ का, कुंभ घट को कहा गया है, मनुष्य जीवन को भी कुंभ कहा है। और ये जो कुंभ है, ये संयोग ऐसा बना है नक्षत्र मंडल का, ये मात्र 11 वर्ष में आ रहा है, जबकि 12 वर्ष में आता है। और इतना ही नहीं है, ये अमृत कुंभ अब स्वर्ण कुंभ बनना है। तो स्वर्ण कुंभ करने के लिए शांति कुंज से ये विराट योजना पूरे देश दुनिया में शुरू की गई है। उसी का शुभारंभ है घर घर गंगे हर हर गंगे। कुंभ में हम नहीं आ सकते हैं क्योंकि वर्तमान महामारी कोरोना, और भारत सरकार ने ट्रेनों की व्यवस्था उतनी नहीं अभी की है, यहाँ पर भी अभी उस तरह की तैयारियां नहीं है, इसलिए कुंभ ही आपके घर आ रहा है। ये हिमालय की ऋषियों द्वारा अखिल ब्रह्मांड में जो योजना थी उसको अवतरित शांतिकुंज से की गई है। फिर यहाँ से श्रद्धेया जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब और चिन्मय भैया के मार्गदर्शन नेतृत्व में ये योजना को आगे लीड करने का कार्य जोन प्रभारी हमारे श्री केपी द्विवेदी भाई साहब और पूरे समस्त
14 जोनों के जो 14 रत्न है ना, कुंभ के समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे और उसमें अमृत कुंभ निकला था। उसकी स्थापना हमको 10 लाख ही नहीं 1 करोड़ तक करनी है। ये तो प्रथम चरण है, अभी कई चरण होंगे, 11 चरणों में संपन्न होगा ये कार्य और अगले वर्ष बसंत पंचमी 2022 तक चलता रहेगा। ये अभियान में हम सबको बढ़ चढ़ करके अपनी भूमिका निभानी है। हमें भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, बड़े फंक्शन नहीं करने हैं। इसके लिए डोर टू डोर और फेस टू फेस ये लोगों लेके चलना है। धन्यवाद, साधुवाद। अब आदरणीय के महाजन जी आपसे कुछ कहेंगे, उसके उपरांत आगे बढ़ेंगे। ओम श्री गुरुवे नमः। महाराष्ट्र झोन मध्ये आम्ही 4 गुरुबंधू कार्य करत आहोत। आदरणीय श्री विराज वलकी जी, आदरणीय श्री परमेश्वर साहू जी, आदरणीय श्री किल्लूरकर जी आणि मी कृष्णकुमार महाजन। आम्ही 4ही बंधूंनी निश्चय केलेला आहे की महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार हा कार्यक्रम फार उत्तम प्रकारे राबवायचा आहे। विदर्भाची जबाबदारी म्हणा, नागपूर झोनची जबाबदारी योगीजी पाहत आहेत, खानदेशामध्ये गिल्लोरकरजी आहेत, मुंबईला परमेश्वरजी आणि पुण्याला मी आहे। हे 4ही झोन मध्ये आम्ही चांगल्या प्रकारे घर घर पहुंचा हरिद्वार हा कार्यक्रम राबवण्याचा एक निर्धार केलेला आहे आणि त्यासाठी आम्हाला तुम्हा सर्व गायत्री परिवारातील सक्रिय सदस्यांचं योगदान आणि सहकार्य हवा आहे। आपला परिवार गायत्री परिवार हा देव परिवार आहे। देव परिवार म्हणजे देणारा परिवार, देणारा परिवार। दुरितांचे तिमिर जावो, विश्व स्वधर्मी सूर्य पाहो, जो जे वांछील तो ते लाहो, प्राणी जात। आता गुरुदेव म्हणतात की तुम्ही इतरांच्या कामी या। हा जो गंगेचा कुंभ आहे हा नव्या घरात स्थापन करायचा आपल्याला। आपण ज्ञान गंगेमध्ये आंघोळ केलेली आहे, आपण गुरुदेवांची दीक्षा घेतलेली आहे, आपण गायत्रीचं अमृतपान केलेलं आहे। आता आपल्याला हे प्रेम, हे ज्ञान, हा आनंद दुसऱ्याला वाटायचा आहे आणि म्हणून आपल्याला प्रत्येक गावामध्ये 24 घरामध्ये जाऊन नंतर सगळ्या लोकांना या चेतनेशी जोडायचं आहे। आणि एक विषय पुन्हा सुटला होता, आपल्या गोवेकर बंधूंना विशेष निवेदन आहे। गोव्यामध्ये आपल्याला जास्त शाखा नाहीये, जास्त सक्रियता नाहीये। आपले आदरणीय श्री श्यामलाल मोरेजी त्या ठिकाणी आहेत, अजूनही आहेत दुसरे कार्यकर्ते, मला सध्या परिचय नाहीये। त्या आदरणीय सर्व कार्यकर्त्यांना मी हे निवेदन करतो की गोव्यामध्ये सुद्धा आपल्याला हा कार्यक्रम छान प्रकारे राबवायचा आहे। त्यासाठी आम्हाला सगळ्यांचं सहकार्य हवं आहे। जेव्हा आपण प्रेमाने भरून जातो तेव्हा ते प्रेम आपल्याला इतरांना वाटावं लागतं। जेव्हा वृक्ष ज्या प्रमाणे फळांनी भरून येतो ती फळं आपण इतरांना वाटतो, तसंच आपल्याला गुरुदेवांनी जे अनुदान वरदान दिलेले आहेत आपल्याला त्यांनी जोडलं। आपणही इतर परिवारांना जोडून त्यांनाही हा कल्याणाचा, सुखाचा, आनंदाचा मार्ग दाखवून त्यांनाही आपण या गंगेच्या, ज्ञानगंगेच्या पवित्र जळाने स्नान करूया आणि ते पुण्य आपल्या पदरी पाडण्यासाठी आपण सुसज्ज होऊन, कटिबद्ध होऊन प्रत्येकाला आपल्याला या कामाला पुढे न्यायचं आहे, पुढाकार घेऊन यायचं आहे। त्याविषयीचं पुढचं मार्गदर्शन आपले आदरणीय श्री केपी दुबेजी भाईसाहेब आपल्याला देतील आणि त्या प्रकारे आपण पुढे वाटचाल करूया। ओम शांती। योगेश और पीपीटी थोड़ा सा उठाएं, एक स्लाइड पे चर्चा करें, 1 मिनट का। थैंक यू। बहुत अच्छा मराठी। चलिए, इसके उपरांत छोटी सी कुछ सूचना और भाई योगेंद्र जी दे रहे हैं, उसके बाद हम समापन की ओर बढ़ेंगे। लास्ट